सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उपचुनाव और बहराइच हिंसा को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव को लेकर माहौल बनाने की कोशिश हुई है और साथ ही बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह नारा नहीं, कोड वर्ड था कि जो करना है कर दो। माहौल कुछ बदले तब करेंगे। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच ये जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है। बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता भी अब साफ हो गया है। मिल्कीपुर सीट के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हो सका था, जिसके बाद में गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने का फैसला कर लिया। आज हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले भी ली गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पे निर्णय भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस पे निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस, उस पर मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। जब इन्फेक्शियस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्शियस हो गई और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज़्यादा हो गया, जोड़ लें आप 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने से ज़्यादा हो गया। तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शियस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं, ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। ताजमहल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी है। दिल्ली नंबर की इनोवा कार ताजमहल के पूर्वी गेट तक पहुंच गई। दरअसल ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 500 मीटर पर 2 जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और इसके बावजूद भी दिल्ली नंबर की कार पूर्वी गेट तक जा पहुंची है। फतेहपुर से खबर है, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में बवाल हो गया। सड़क से लेकर पुलिस चौकी तक मारपीट होती रही। पहले वीडियो में दोनों पक्ष सड़क पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में पुलिस चौकी के अंदर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही हदगांव थाना के पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर महिला को मारने का आरोप लगाया है और घर वालों ने मृतका के पति को पुलिस के हवाले किया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना सादात थाना इलाके की है, जहां पर महिला की मौत हो गई है। घर वालों ने बताया कि मृतका का पति शराब पीकर आए दिन उससे मारपीट करता था। अमरोहा में जल प्रदूषण कर रही अवैध
हौदियों पर पालिका का बुलडोजर चला है और पालिका ने 1 दर्जन से ज्यादा हौदियों को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। नगर पालिका अमरोहा के ईओ ने बताया कि हौदियों में केमिकल डालकर कर्तन और साथ ही कॉटन को ब्लीच किया जा रहा था, कतरन और कॉटन को ब्लीच किया जा रहा था, लिहाजा अवैध रूप से संचालित हौदियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और आगरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसने ये जमीन साल 2022 में खरीदी थी, लेकिन 28 सितंबर को 50-60 लोग आए और उन्होंने उसके और परिवार के साथ में मारपीट की और जमीन पर कब्जा कर लिया। जब उसने पुलिस से शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसीपी सिटी से शिकायत करने के बाद में केस दर्ज हो गया और जब जमीन पर कब्जे का आरोप है और उसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने बालाजी सहकारी समिति समेत कई लोगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के क्रॉस मॉल के सामने का मामला है। बिजनौर में गुलदार ने खेत में काम कर रहे किसान पर अचानक से हमला कर दिया और किसान ने भी बचाव में धारदार हथियार से गुलदार पर हमला किया। दोनों के बीच में काफी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में गुलदार की मौत हो गई, जबकि किसान बुरी तरह से जख्मी हो गया। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो आतंक है लगातार जानवरों का कई गाँव में देखा जा रहा है और जिसको लेकर एक बार फिर से किसान पर गुलदार ने हमला किया। वन विभाग को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कानपुर की हॉट सीट सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव पर नोडल अधिकारी ने जानकारी दी और चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होगी। ये भी कहा 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे, जबकि 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा जारी होने के साथ ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता जारी लागू हो गई है और इसको जो है इसका आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं वो राजेश कुमार जी हैं, जो हमारे एडीएम सिटी हैं, वो इसके नोडल अधिकारी होंगे। और आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर हिंदू संगठन ने करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद फैलाने वालों को चेतावनी दी है। हिंदू संगठन ने कहा है कि अगर किसी भी दुकान पर कोई मुस्लिम युवक हिंदू बहन बेटियों को मेहंदी लगाता हुआ पाया गया तो उसे सबक सिखाया जाएगा। गुरुवार को हिंदू संगठन की ओर से लट्ठू के पूजन का आयोजन किया जाएगा। व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया जाएगा कि वो मेहंदी जिहादियों को अपने यहां पर जगह ना दें। Z+ श्रेणी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, जहां वीआईपी की सुरक्षा में अब एनएसजी की जगह पर सीआरपीएफ तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मायावती समेत 9 नेताओं को Z+ सुरक्षा मिली है और इनकी सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए जाएंगे। गोंडा से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। ब्रजभूषण ने कहा है कि जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा उसका सत्यानाश हो गया है। हनुमान जी की मुझ पर कृपा है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री बन रहे थे, 12 बजे पता चला कि हार गए। जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था सबका सत्यानाश हो गया, सबका हो गया। हुड्डा का भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा सुबह 10 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे और 12 बजे पता लगा कि हार ही गई। हमने कहा वाह बजरंगबली, वाह हनुमान जी, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी यही था। लड़कियों को इसी ने तैयार किया था, कहा था आ जाओ नेताजी के ऊपर आरोप लगा दो।
चंडीगढ़ में कल एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। 31 घटक दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे और साथ ही एनडीए के सभी सीएम डिप्टी सीएम बैठक में शिरकत करेंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद में एनडीए की ये पहली बैठक है। चंडीगढ़ के होटल में दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे, लिहाजा प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीसीटीवी और साथ ही सुरक्षा के भी मद्देनजर ड्रोन कैमरों के इंतजाम किए गए हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, लिहाजा वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ ही जनसभा स्थल का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी काशीवासियों को लगभग 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई है। सुरक्षा को लेकर मल्टीपल लेवल की व्यवस्था की गई है। एटीएस के जवान के साथ ही एसपीजी तैनात रहेगी, साथ ही 5000 पुलिस जवान की तैनाती भी रहेगी। रूट के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। अधिकारियों के साथ आज यहाँ पर भ्रमण किया गया है और इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ ना हो और रैली में जो लोग आए उनको बहुत कम चलना पड़े और वो सभा स्थल तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है, जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी। उसमें हमारे एटीएस के जवान रहेंगे, एसपीजी तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल वादों की एक साथ सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया है और विवाद से जुड़े 15 वादों की एक नेगेटिव पक्ष की ओर से रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है। मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि सभी वादों में मांगी गई राहतें अलग और असमान हैं, इसलिए एक साथ याचिकाओं की सुनवाई करना सही नहीं है। मस्जिद पक्ष ने रिकॉल अर्जी को स्वीकार करने की कोर्ट से प्रार्थना की है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि सभी वादों पर एक ही मुद्दा है सभी का, इसलिए याचिकाओं की सुनवाई अलग अलग सुनने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञानवापी से जुड़े 1991 केस की अगली सुनवाई अब 19 अक्टूबर को होगी। आज मंदिर पक्ष ने अतिरिक्त सर्वे पर अपनी बहस पूरी कर ली है और अगली तारीख को मस्जिद पक्ष पर अपनी दलील भी पेश करेगा, कोर्ट के सामने रखेगा। मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद में फैसला रिजर्व हो सकता है। ज्ञानवापी में निर्माण और पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से सोमनाथ व्यास एवं अन्य ने साल 1991 में मुकदमा दायर किया था। इस पूरे मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर की एएसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील की थी। और देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर युवक पर जानलेवा हमला हुआ। विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही सीओ, एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। सलेमपुर कोतवाली का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हंगामा हुआ। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को काफी समझाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमाशंकर भट्ट जुड़ गए हैं संवाददाता। उमाशंकर, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते चले कि पूरा मामला जो है सलेमपुर के मझौली राज कस्बे का मामला है। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक पे जानलेवा हमला किया है। हालांकि जैसे ही पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंच गई है। लोगों को समझा बुझा के शांत कर दिया गया है और हालांकि कुछ देर तक मूर्ति विसर्जन लोगों ने रोक रखा था, क्योंकि वो लगातार वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं पे मौके पे पहुंचे अधिकारियों ने उन्होंने साफ तौर से आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही
गिरफ्तारी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात बताते चले कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पे एसडीएम, सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पे है। हालांकि पूरी तरह से जो स्थिति है पुलिस को नियंत्रण में बनी हुई है और जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है वो चल रहा है और लोग आराम से मूर्ति ले जा रहे हैं। लेकिन वहां पर स्थिति को देखते हुए एसपी संकल्प शर्मा ने काफी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी है। कोई अप्रिय घटना न घटित हो इसके लिए लगातार अधिकारियों का गश्त जारी है। हालांकि जिस युवक पे आरोप है वो अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस इसे बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। मौके पे हालांकि पूरी तरह से शांति बनी हुई है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर। और खबर आगरा से है, जहां पर शरद पूर्णिमा के मौके पर गरबा नाइट का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराष्ट्र के नाम से साई गार्डन में हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद में गणेश वंदना हुई और कार्यक्रम में मौजूद सभी ने गरबा खेला। ब्रज के प्रमुख गीतों पर गरबा खेला गया और साथ ही आयोजन पंडित सीपी शर्मा और मदन मोहन शर्मा की ओर से महाराष्ट्र के नाम से किया गया। एक बहुत ही खूबसूरत सी दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ हमारी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक जो आज ब्रज में महाराष्ट्र का आयोजन किया गया है, मैं जो का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा करके वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य का एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी राज्य के लोग नृत्य या लोकगीत या लोक संगीत या लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा उस राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रेम की भूमि है जहाँ पर राधा कृष्ण का प्रेम होता है। आज महाराष्ट्र का पर्व शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर वितरण का कार्यक्रम भी है और महाराष्ट्र दांडिया के नाम से भक्ति में आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहते हैं और इसमें महाराष्ट्र के बारे में हम लोग अभी बताने जा रहे हैं लोगों को। महाराष्ट्र 7 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, उसी महाराष्ट्र का आज हम गुणगान करने जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ी खबर है, जहां पर जूड़ा अखाड़ा का पंच प्रयागराज पहुंचा है, जो झूसी के रामापुर में रुका हुआ है और कल रोकड़िया हनुमान मंदिर में अखाड़े की ओर से विशेष पूजा अर्चना होनी है। दरअसल महाकुंभ में संतों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जूना अखाड़े के पंच की कुंभ क्षेत्र में पहले पहुंचने की परंपरा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत होगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं और दीपोत्सव के लिए रामनगरी तैयार 35 लाख दिए जलाए जाएंगे और एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसका प्रकाश दूर तक फैलेगा। दीपोत्सव के लिए 30,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। इनकी पहचान पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर है वो सबका यूज करेंगे। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जितने विभाग है जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए
और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पे हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इस बार, उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिया गया।